नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर.के. सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और इससे पहले क्लास हम लोगों ने जो पढ़ा वो अभिप्रेरणा पे पढ़ा, यानी मूल प्रवृत्तियां और संवेग क्या हैं, इन पे भी जो है हम लोगों ने क्लास पढ़ा। और आज जो क्लास पढ़ेंगे वो अभिप्रेरणा पर पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। तो अभिप्रेरणा ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यानी अभिप्रेरणा कैसा शब्द है? तो अभिप्रेरणा जो है ये एक अंग्रेजी का शब्द है। प्रश्न ये है कि ये अंग्रेजी का शब्द है तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी का। अभिप्रेरणा अंग्रेजी का शब्द है और ये शब्द जो है मोटिवेशन से लिया गया। किससे? मोटिवेशन से। ये मोटिवेशन शब्द से लिया गया है। अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन शब्द से लिया गया है। और मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। लैटिन भाषा के मोटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ है, यानी इस मोटम शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है उत्तेजित करना। उत्तेजित करना या हिला देना, ये जो है आपने देखा कि अभिप्रेरणा का अर्थ है। यानी अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। और मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के मोटम से हुई है। यानी इसकी ये मोटिवेशन से हुई है। और मोटिवेशन जो है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है उत्तेजित करना या हिला देना। हम ये एक वाक्य में कह सकते हैं कि हम कोई कार्य करते हैं, करते हैं, उसे संचालित करने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, शक्ति होती है, वो क्या है? वही अभिप्रेरणा है। यानी जो अंदर की ऊर्जा होती है, जो मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, वो क्या है? अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। इसी पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी, तो हम उनको देखते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। एक पहले मनोवैज्ञानिक है स्किनर। स्किनर ने जो है अभिप्रेरणा पर जो परिभाषा दी, तो स्किनर का क्या मानना है? तो स्किनर का मानना है कि अभिप्रेरणा जो है, अभिप्रेरणा अधिगम या सीखने का राजमार्ग है। स्किनर ने बताया कि अभिप्रेरणा अधिगम माने सीखना। आप समझे हैं कि अधिगम सीखना एक ही शब्द है। अधिगम माने सीखना। अभिप्रेरणा अधिगम या सीखने का राजमार्ग है। ये किसने कहा? तो ये स्किनर ने कहा। दूसरी परिभाषा जो है वो है गुड की है। किसकी है? गुड की। गुड ने क्या बताया है? तो गुड ने बताया कि अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरणा कार्य करने जारी रखने
कार्य करने जारी रखने, अभिप्रेरणा कार्य करने जारी रखने तथा नियमित करने, नियमित करने की प्रक्रिया है। नियमित करने की प्रक्रिया है, यानी गुड ने कहा कि अभिप्रेरणा क्या है? कार्य करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। ये किसकी परिभाषा है? तो गुड की है। अगली परिभाषा जो है वो गेट्स की है। गेट्स की है। गेट्स ने अभिप्रेरणा के बारे में क्या बताया? तो गेट्स ने बताया कि अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है। शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जो विशेष प्रकार की क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है। गेट्स की परिभाषा है कि अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक मनोवैज्ञानिक दशा है जो विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ये किसकी परिभाषा है? तो गेट्स की है। अगली जो परिभाषा है वो है विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल की परिभाषा है। और विलियम मैकडूगल ने क्या बताया? तो विलियम मैकडूगल ने बताया कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। मैकडूगल ने बताया कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। आधार पर की जा सकती है। की जा सकती है। ये जो है अभिप्रेरणा के विषय में जो है 4 परिभाषाएं आपकी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये परिभाषाएं मुझे याद नहीं होती हैं, हम इनको कई बार पढ़ते हैं फिर भी नहीं याद होती हैं। तो हम आपको जो है परिभाषा याद करने का एक ट्रिक बताते हैं, एक जुगाड़ बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे स्किनर ने कहा कि अभिप्रेरणा अधिगम सीखने का राजमार्ग है, तो आप यहाँ एक शब्द देख रहे होंगे नर। स्किनर में ये शब्द क्या है? नर। और नर कौन चलते हैं, कहाँ चलते हैं? तो नर राजमार्ग पर चलते हैं। नर कहाँ चलते हैं? तो नर राजमार्ग पर चलते हैं। ये कौन चलता है? तो नर चलते हैं। किसने कहा? स्किनर ने कहा। दूसरी परिभाषा देखते हैं। गुड की परिभाषा है कि अभिप्रेरणा कार्य करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया है। तो ये
परिभाषा पढ़ करके ही लग रहा है कि यह गुड की है, क्योंकि कार्य को जारी करने, कार्य को करने, जारी करने तथा नियमित करने की प्रक्रिया कैसी है? गुड है, अच्छी है, बेहतर है। ये प्रक्रिया क्या है? कार्य करने, जारी रखने व नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? बेहतर है, गुड है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये किसकी परिभाषा हुई? ये गुड की परिभाषा हुई। अगली परिभाषा है गेट्स की। गेट्स ने कहा कि अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो विशेष कार्य करने की क्रिया को प्रेरित करती है। किसकी है? गेट्स की है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि प्राणी के भीतर शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो विशेष, क्या शब्द मिला? विशेष शब्द मिला। विशेष, और विशेष कौन होता है? गेट्स होते हैं। विशेष कौन होता है? गेट्स होते हैं। जैसे मेरे वहाँ मेहमान आए तो वो क्या है मेरे लिए? मेरे लिए वो विशेष हैं। यानी विशेष शब्द आ जाए तो क्या है? गेस्ट हैं। अगली परिभाषा है विलियम मैकडूगल की, और मैकडूगल ने कहा कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है। क्या देखना है? जहाँ पे बात हो जाए किसकी? जहाँ पर बात मूल प्रवृत्तियों की हो जाए। किसकी हो जाए? जहाँ पे बात मूल प्रवृत्तियों की हो जाए, वो किसकी परिभाषा हुई? वो मैकडूगल की परिभाषा हुई। ये चार चीज़ें आपको, परिभाषाएं आपको समझ में आई। किस प्रकार पढ़ेंगे? अब इसी के क्रम में हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा, तो ये अभिप्रेरणा क्या है इसको हम देखते हैं। तो अभिप्रेरणा हम कह सकते हैं कि ये दो प्रकार की प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा क्या है? ये दो प्रकार की प्रक्रिया है। एक कौन सी? एक सकारात्मक अभिप्रेरणा, सकारात्मक अभिप्रेरणा, और दूसरी नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा। अब ये सकारात्मक अभिप्रेरणा को हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा, और नकारात्मक को हम बाह्य कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सकारात्मक अभिप्रेरणा। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा को हम पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, यानी जब हम कोई नया कार्य करते हैं, लिख देते हैं, जब हम कोई नया कार्य करते हैं, नया कार्य अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हैं, तो वो अभिप्रेरणा कैसी हुई? सकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। या जैसे आज बीएड का इंट्रेंस एग्जाम है, तो कोई बालक अपने स्वयं की मर्जी से जो है इंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहा, तो वो कैसे अभिप्रेरणा हुई? सकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। या एमबीबीएस इंट्रेंस एग्जाम है और कोई बालक अपनी स्वयं की मर्जी से पढ़ रहा है, तो वो कैसे अभिप्रेरणा हुई? सकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। यानी यहाँ पे जो बालक कार्य कर रहा है वो किसी के डर, दबाव
व भय, यानी बालक किसी के डर व दबाव व भय में आकर के कोई कार्य नहीं कर रहा है, स्वयं क्या अपनी इच्छा से वो बालक कार्य कर रहा है। तो वो कैसी अभिप्रेरणा हुई? सकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। दूसरा देखते हैं नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा में जब बालक कोई कार्य किसी के डर दबाव भय के द्वारा करता है तो वो कैसी अभिप्रेरणा? नकारात्मक अभिप्रेरणा हुई। या हम कह सकते हैं कि गार्जियन के द्वारा बच्चे को पुरस्कार देना, टॉफ़ी देना, चॉकलेट देना कि आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको जो है साइकिल ले देंगे, मोटरसाइकिल ले देंगे, पुरस्कार देना, ये सब कैसा है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है, बाह्य है, बाहर दूसरे द्वारा दिया जा रहा है। कैसा है? बाह्य है, नकारात्मक है। या एग्जाम में जो है बालक ने को प्रथम स्थान आने पर उसे जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दी जा रही, तो ये क्या है? ये नकारात्मक प्रेरणा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस प्रेरणा की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको हम देखते हैं। तो अब प्रेरणा की जो विशेषताएं हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा की विशेषताएं ये लिखते हैं। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अब प्रेरणा क्या है? अधिगम का मुख्य चालक है। अब प्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम का हृदय है, ये भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है पथ प्रदर्शक मार्ग है, ये भी कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है? सर्वोत्तम सोपान है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ये क्या है? इसकी जो है विशेषताएं हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य निर्धारित व निर्देशित करने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट यह है कि अभिप्रेरित व्यक्ति में क्या होती है? निरंतरता होती है। कोई व्यक्ति अभिप्रेरित हो तो उसमें क्या होती है? निरंतरता होती है। जैसे आपने पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे उठा और कोई टॉपिक आपने पढ़ना शुरू किया, जो टॉपिक अदर बच्चे जो है 15 मिनट में पढ़ते हैं, आपने उसको 10 मिनट में पढ़ लिया, और जो बच्चे 15 मिनट में पढ़ते थे उनकी अपेक्षा आपको जो है 10 मिनट में ज़्यादा याद हो गया। तो ये क्या है? ये अभिप्रेरणा है, क्योंकि आपने 15 मिनट वाला काम 10 मिनट में कर लिया और उनसे ज़्यादा आपने याद भी कर लिया। तो ये क्या है? अभिप्रेरणा है। आपने सुबह 4 बजे उठा पढ़ने के लिए, आप 4 बजे से जो है कंटिन्यू 7 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद सोचा कि अब हम 7 बजे जो है नाश्ता करेंगे, उसके बाद में दोपहर में जो है 2 घंटे में रेस्ट करूंगा, फिर शाम को फिर जो है 8 बजे तक पढ़ूंगा। तो ये क्या है? ये अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का राजमार्ग है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। यानी कोई कार्य करने की जो हमारे में ललच होती है, जिज्ञासा होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, वही जो है मुझे पथ तक ले जाती है। आपकी इच्छा है कि मैं नौकरी ले लूँगा, अगली जो टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें एक सीट मैं अपनी निश्चित कर लूँगा। तो ये क्या है? ये आपकी आंतरिक प्रेरणा है, और आप यही आंतरिक प्रेरणा के द्वारा आप जो है कार्य को लगातार करते जा रहे हैं। तो ये इसकी जो है कुछ विशेषताएं थी, उन पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम देखते हैं कि ये जो अभिप्रेरणा है इसके क्या क्या स्रोत हैं। स्रोत के बारे में हम चर्चा करेंगे।
अभिप्रेरणा के स्रोत। पहला इसका जो स्रोत है अभिप्रेरणा का, पहला जो अभिप्रेरणा का स्रोत है वो है आवश्यकता या मांग। क्या है? आवश्यकता या मांग। आवश्यकता या मांग, ये पहला इसका स्रोत है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राणी की भौतिक या इसे हम दैनिक भी कह सकते हैं। भौतिक या दैनिक क्या होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना जो है उस व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यानी ये जो दैनिक आवश्यकताएं होंगी उनको जो है यदि व्यक्ति को ना मिले तो व्यक्ति का अस्तित्व, जीवन यानी संभव नहीं है। हम कह सकते हैं कि जैसे भोजन, पानी, हवा, ये क्या है? ये उसकी दैनिक आवश्यकताएं हैं। यदि ये आवश्यकताएं उसे नहीं मिलेंगी तो जो है व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। ये तो पढ़े मांग एवं आवश्यकताएं उसकी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं। दूसरा इसका पॉइंट है प्रणोद। अंतर्नोद, चालक या मन की आवाज। मन की आवाज, ये इसके कई नाम हैं। प्रणोद कहें, अंतर्नोद कहें, मन की आवाज कहें, चालक कहें, तो ये क्या है? ये उसकी अन्य नाम हैं। हम कह सकते हैं कि प्राणी की ये जो आवश्यकताएं होती हैं इनसे चालक का जन्म होता है। यानी प्राणी की जो आवश्यकताएं होती हैं उनसे चालक का जन्म होता है। चालक वह शक्ति है, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि चालक शक्ति का वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील करता है। चालक शक्ति का वह स्रोत है जो प्राणी को क्रियाशील करता है। जैसे भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की आवश्यकता क्या है? भोजन की आवश्यकता क्या है? भूख। यानी भूख यदि लगी तो काहे की आवश्यकता है? भूख, भोजन। अब ये भूख जो है, आपको भूख लगी, आवश्यकता काहे की है? कहाँ से पूरी होगी? भोजन से। अब ये जो भोजन से पूरी होगी तो ये भूख जो है क्या करेगा? आवश्यकता को पूरी करने के लिए जो है क्रियाशील कर देगा। यानी किसी भी प्रकार से जो है मेरी भूख मिटे, मुझे कुछ खाने को मिले। यानी हम कह सकते हैं कि भोजन की आवश्यकता से भूख चालक की उत्पत्ति होती है। भूख चालक उस भोजन की खोज को करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यानी इस भूख को मिटाने के लिए क्या करता है? व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। दो हमने स्रोत पढ़ लिया। तीसरा जो स्रोत है वो है प्रोत्साहन। क्या है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये शब्द नहीं होता है तो दूसरा शब्द आ जाता है। तो प्रोत्साहन की जगह पर प्रलोभन भी होता है। या प्रलोभन की जगह पे भी दूसरा शब्द आ जाता है
तो हम इसे उद्दीपक कहते हैं। उद्दीपक, ये 3 इनाम हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के बदले में मुझे मिलेगा क्या? वो क्या हुआ? प्रोत्साहन हुआ, प्रलोभन हुआ, उद्दीपक हुआ। जैसे चूहा ने कठिन से कठिन रास्ता पार कर गया, अब वो कठिन से कठिन रास्ता पार गया तो उसे क्या मिला? प्रोत्साहन मिला, प्रलोभन मिला, उद्दीपक मिला। यानी उसे क्या, रोटी का टुकड़ा मिलता गया और चूहा कठिन से कठिन रास्ता पार करता गया। तो यानी हम कोई कार्य करते हैं तो उसके बदले में मुझे मिलेगा क्या? बात यहाँ पे आती है। यानी जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे नौकरी की आवश्यकता है, पर आवश्यकता तो ये बहुत लोगों को होती है, आवश्यकता ये लगभग सभी लोगों को है, लेकिन पढ़ते कौन हैं? जिनके मन की आवाज़ अंदर से करती है वो पढ़ते हैं। आवश्यकता नौकरी को तो सभी को है, लेकिन पढ़ते कौन हैं? जिनके मन की आवाज़ कहती है और वो पढ़ते हैं। या कोई व्यक्ति कह दे चलो हम तुम्हें नौकरी दे देते हैं, क्या करते हैं? चलो हम तुम्हें नौकरी दे देते हैं पर सैलरी नहीं देंगे, तो क्या कोई करेगा? मुझे तो लगता है कि कोई नहीं करेगा, क्योंकि भाई यदि हम आपका काम कर रहे हैं तो मुझे उसके बदले में कुछ तो कुछ मिलना चाहिए, उद्दीपक हो, प्रलोभन हो, प्रोत्साहन हो, कुछ तो मिलना चाहिए, तभी तो कोई व्यक्ति कार्य करेगा। या चलो कोई व्यक्ति कह दे कि चलो हम तुम्हें नौकरी भी देंगे और सैलरी भी देंगे, यहाँ सैलरी अभी बताया नहीं देता था। या कोई व्यक्ति कह दे हम तुम्हें नौकरी भी देंगे और सैलरी भी देंगे, लेकिन वो सैलरी हम खर्च नहीं करने देंगे, तो कोई करेगा? मुझे तो लगता है कि कोई नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रलोभन, जो उद्दीपक मिलेगा, जो प्रोत्साहन राशि मिलेगी, उससे व्यक्ति क्या करेगा? वो अपनी मोबाइल खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, घर खरीदेगा। यानी उसके बदले में जो है वो अपनी ज़रूरतों की, और जो ज़रूरतों का सामान है उनको वो परचेज करेगा मार्केट से, तभी तो कोई व्यक्ति कार्य करेगा। ये तो बात हो गई प्रोत्साहन और प्रलोभन की। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्रेरक, और प्रेरक को हम अभिप्रेरक भी कहते हैं। यानी हम क्या कहेंगे? प्रेरक या अभिप्रेरक। प्रेरक या अभिप्रेरक। अब यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरक कैसा शब्द है? प्रेरक एक जो है व्यापक शब्द है। प्रेरक जो है व्यापक शब्द है, और प्रेरकों को आवश्यकता हम कह सकते हैं, इच्छा कह सकते हैं, तनाव कह सकते हैं, स्वाभाविक स्थितियां कह सकते हैं, निर्धारित प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं, रुचि भी कह सकते हैं, अस्थायी उद्दीपक आदि नामों से हम जानते हैं। यानी हम बताएं कि प्रेरक कैसा है? ये व्यापक शब्द है, इसको अन्य नामों यानी बहुत सारे नामों से जाना जा सकता है, पर किसी विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को जो है प्रेरक के द्वारा क्रियाशील हो जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है पढ़ा। कभी कभी पूछा जाता है प्रेरक चक्र, तो प्रेरक चक्र भी हम लोग जो है बताते हैं। प्रेरक चक्र क्या है? जैसे आवश्यकता, आवश्यकता, अगला क्या है? चालक, अगला क्या है? आवश्यकता, प्रोत्साहन, और अगला क्या है? प्रेरक। अब इसको हम चक्र के रूप में समझाते हैं। जैसे आवश्यकता क्या है? भोजन, तो भोजन किसको जन्म देता है? चालक को जन्म देता है। फिर चालक कोई कार्य करता है तो उसको उसके बदले में मिलेगा क्या?
क्या मिलेगा? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन हो गया। अब प्रोत्साहन से क्या होता है? प्रेरक, और प्रेरक से फिर आवश्यकता। इसको जो है अभिप्रेरणा का जो है चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेरक का जो अर्थ होता है, हम कह सकते हैं कि वह उद्दीपक जो हमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता है, वही प्रेरक है। प्रेरक का शब्द एक लाइन में यह समझना हो तो वह उद्दीपक जो हमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए उत्तेजित करता हो, प्रेरित करता हो, वही क्या है? प्रेरक है। अब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रेरक के विषय में जो है बताई है कि कितने प्रेरक होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अलग बताया और कुछ ने अलग बताया, तो उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यानी प्रेरक के प्रकार। प्रेरक के प्रकार। प्रेरक के प्रकार। पहले जो प्रेरक दिया वो किसने दिया? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने प्रेरक जो है कितने बताए? तो अब्राहम मैस्लो ने प्रेरक 2 बताए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो जन्मजात प्रेरक और दूसरा अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। अब ये जन्मजात प्रेरक कौन है? जैसे भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये कैसे हैं प्रेरक? ये जन्मजात प्रेरक हैं। अब अर्जित प्रेरक के बारे में बात करें तो हम अर्जित प्रेरक में कह सकते हैं जैसे सामाजिकता, रुचि, ये सब कैसे प्रेरक हैं? अर्जित प्रेरक हैं। आई होप अभी दोबारा कर रहे हैं।